जैसा कि आप वायरस स्वार्म डिजीजेस रेबीज पार्ट 2 में पार्ट 1 में देख लिया था कि इसका क्लिनिकल फीचर का अध्ययन हम दो पार्ट में बांट करके करते हैं। एक होता है प्रोड्रोमल फेज और दूसरा होता है आफ्टर प्रोड्रोमल फेज, यानी प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। तो जो प्रथम अवस्था में लक्षण दिखते हैं वो इतने साधारण लक्षण होते हैं कि उनके आधार पर रेबीज संक्रमित होने का निदान करना बड़ा मुश्किल होता है, डिटर्मिनेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रोड्रोमल फेज में लक्षण आए थे वो वही थे। बुखार है, हेडेक है, बॉडी एक है, नासिया है, वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया है। तो ये इस तरह के लक्षण, माइलेज है, फीवर है, इस तरह के लक्षण तो तमाम बीमारियों में दिखाई देते हैं। तो इनके आधार पर रेबीज संक्रमित होना सुनिश्चित करना ये काफी मुश्किल काम है। इस स्टेज की अवधि 2 से 4 दिन बताई गई थी और जैसे ही ये अवधि 2 से 4 दिन की बीतती है इसके बाद शुरू होता है आफ्टर प्रोड्रोमल फेज, यानी प्रथम अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है इसमें कुछ इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जिनके आधार पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये रेबीज संक्रमित व्यक्ति है। इसमें खास क्या विशेषता है कि ये सारे लक्षण न्यूरोलॉजिकल लक्षण होंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे, जैसे ध्वनि एवं प्रकाश असहनीय हो जाना। ध्वनि और प्रकाश यानी नॉइज और लाइट को झेल पाना रेबीज पीड़ित व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो प्रकाश में नहीं रहना चाहता, शोरगुल के बीच में नहीं रहना चाहता, या फिर वहां जहां हवाओं का तेज झोंका चलता हो, इन सारी चीजों से उसे भय हो जाता है और इन सबसे वो दूर रहना चाहता है। और तो और क्या हो जाता है कि पानी से जो गिरने की आवाज होती है, जैसे झरना गिरता है तो एक आवाज होती है, कोई दरिया नदी बहती है तो कलकल की आवाज होती है। तो इस तरह की आवाज को भी ये व्यक्ति जो रेबीज पीड़ित होता है झेल नहीं पाता है, उसको लगता है कि इससे मेरी सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, मेरी तकलीफें बढ़ रही हैं, मेरा कष्ट बढ़ रहा है। तो इस तरह का डर उसके बॉडी में, शरीर में पैदा हो जाता है, दिमाग में पैदा हो जाता है। किससे किससे हो जाता है? वो ध्वनि से डरेगा, प्रकाश से डरेगा, गिरते हुए पानी के शोर से गिरेगा, तेज हवाओं के झोंके से डरेगा। तो इस तरह का भय उसके दिमाग में पैदा हो जाता है। और क्या लक्षण दिखेगा? अधिक मात्रा में सलाइवा बनना, अधिक मात्रा में पसीना का बनना। ये सब क्यों होता है? ये सब सिंपैथेटिक नर्व के एक्टिविटीज से होता है। जब ये नर्व स्टिमुलेट होती है तो सलाइवा का सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है, पसीना का प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा ही एक्टिवेट और रेगुलेट होती हैं। तो जब वो स्टिमुलेट होती है तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लार तो इतना बनता है कि जो मैड डॉग है, जो संक्रमित कुत्ता है, उसके मुंह से इतना सैलाइवेशन होता है कि वो धार जमीन तक जाती है, बीच में टूटती भी नहीं। तो अधिक मात्रा में सैलाइवेशन का होना, पसीना का होना, ये सब क्या दिखाता है? रेबीज संक्रमण की कंडीशन को बताता है। और क्या हो जाता है? आपको पहले प्रोड्रोमल फेज में बताया गया था कि उस व्यक्ति में सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। जब गले में घाव हो जाएगी और 2-4 दिन बीतेगा तो घाव और थोड़ा डीप होगी, लंबी चौड़ी होगी, स्वेलिंग होगी। रिजल्ट क्या होगा? नैरोनेस हो जाएगा और पेन भी होगा। तो सॉलिड चीजों की तो बात छोड़िए, सॉलिड फूड तो कतई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि अगर लिक्विड फूड भी उसको दिया जाए तो निगलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। और क्या होता है? तनावग्रस्त हो जाता है, अवसाद में चला जाता है। ये जो व्यक्ति इतना झेलेगा, जिसके शरीर में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ दिखेंगे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से हाइपरटेंशन में जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। और क्या होगा? संक्रमित व्यक्ति डेल्यूजन, हालुसिनेशन का शिकार हो जाता है, यानी उसके मन में इस तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ये रेबीज पीड़ित व्यक्ति के सामने अगर कोई रस्सी गिरी हुई है तो वो रस्सी को रस्सी न समझ करके समझता कि ये तो बहुत बड़ा सांप है। तो इस तरह के दिमागी भ्रम उसके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। और क्या हो जाता है कि कभी कभी व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है।
रेबीज पीड़ित व्यक्ति ये लंबी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में चला जाता है, जो कि एक खतरे की घंटी है। अगर रेबीज पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला गया तो फिर उसके जीवन वापसी की या कोमा से वापसी की संभावनाएं 9 के बराबर होती हैं। यह मान लिया जाता है कि अंततः अब इसकी मृत्यु होने ही वाली है और वो मर भी जाता है। और लक्षण क्या दिखेगा? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एवं कन्वर्जन की कंडीशन। जब रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और जिस व्यक्ति में रेस्पिरेशन ना हो फिर वो किस स्टेज में चला जाता है ये आप सभी को पता है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस होना, बॉडी में ऐंठन और अकड़न होना, ये सब क्या है? ये उसके जिंदगी के अंतिम क्षण के निशानी माने जाते हैं, लक्षण माने जाते हैं। और जिनके बॉडी में इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझिए कि वह व्यक्ति मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकता है, अंततोगत्वा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इतना कुछ देखने के बाद भी अभी हमें साइंटिफिकली ये प्रूव करना होगा, ये डिटरमिन करना होगा कि वास्तव में यह रेबीज संक्रमित का ही लक्षण है या किसी अदर प्रॉब्लम का लक्षण है। तो डायग्नोसिस को पक्का करने के लिए, मेच्योर करने के लिए, क्लियर कंफर्म करने के लिए हमें करना क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीड़ित व्यक्ति की हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए। कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री उसकी लेंगे। इसके बाद फिर क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर कि हाँ ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में अगर एक साथ दिख रहे हैं तो भी इसका शिकार हो सकता है। लेकिन यह भी कोई साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मेच्योरिटी पाने के लिए, साइंटिफिक डिटर्मिनेशन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके सलाइवा का पैथोलॉजिकल जांच करानी चाहिए। अगर क्योंकि सलाइवा में ही ये वायरस पाए जाते हैं, अगर सलाइवा पॉजिटिव आती है तो ये निश्चित रूप से मानिए कि वो कंफर्म रेबीज पीड़ित व्यक्ति है। और क्या करना चाहिए? त्वचा की बायोप्सी करनी चाहिए। त्वचा का थोड़ा सा सैंपल लेकर के और उसका परीक्षण करके हमें मेच्योर हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति रेबीज पीड़ित है। तो ये 2 जांच और ये 2 क्लिनिकली आपको करने चाहिए रेबीज पीड़ित की डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए, कंफर्मेशन के लिए। अब मान लीजिए कि सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, यानी वो वास्तव में रेबीज पीड़ित है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो उसकी व्यवस्था हमें कैसी करनी चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसकी कोई निश्चित चिकित्सा नहीं होती। इस वायरस की कोई सीधी ट्रीटमेंट या निश्चित ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। हम वही करते हैं जो सपोर्टिव, तमाम वायरल डिजीजेज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और आवश्यक उसकी देखभाल करते हैं। यही करते हैं। घाव की देखभाल, जहाँ पर बाइटिंग हुई है, जहाँ पर किसी जानवर ने काट लिया है, तो काटने से उत्पन्न घाव को साबुन पानी से अच्छी तरह से उसकी हम पहले धुलाई करेंगे। धुलाई सफाई करने के बाद यदि रनिंग वाटर यानी टोटी से गिरता हुआ पानी कोई है, अगर ये सुविधा उपलब्ध है तो उसकी धुलाई हमें उस गिरते हुए पानी से ही करना चाहिए, ताकि खोखली हो जाएगा तो उसकी धुलाई और अच्छे से हो पाएगी। इसके बाद क्या करेंगे? कटे फटे ऊतकों को काट कर अलग कर दें। जो वहां पर काटने के कारण जो टिश्यूज कट फट गए हैं उनको काट छांट करके हमें घाव को बिल्कुल फ्रेश करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और अगर कोई एंटीवायरल टिंचर है या कोई लोशन है, कुछ भी नहीं है तो अल्कोहल अगर है तो उससे लगा करके उसका इरिगेशन कर देना चाहिए, उसके घाव की धुलाई कर देनी चाहिए। फिर घाव के अगल बगल अगर एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध है तो फिर उसको लगा देना चाहिए, उसको फैला देना चाहिए, उसे इरिगेट कर देना चाहिए, उसके अगल बगल की लोकेशन को, इर्द गिर्द को। फिर क्या करना चाहिए? रोगी को टिटनस का अवश्य टीका लगा देना चाहिए। रोगी को जो ये टिटनस का वैक्सीन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो लगा ही देना चाहिए, चाहे वो रेबीज पीड़ित रहे चाहे ना रहे, जैसे बाइट हो उसके बाद लगा देना चाहिए। रोगी को आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि वो दूसरे में इस संक्रमण को न फैला सके। आगे क्या करना चाहिए? रोगी की व्यवस्था अंधेरे कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि उसको लाइट से और शोर से और हवा के झोंकों से भय होता है, डर होता है, फोबिया पैदा हो जाती है।
तो इसको ऐसे अंधेरे कमरे में ही रखना चाहिए ताकि उसको हवा, शोरगुल और तेज हवाओं से दिक्कतें उसकी न बढ़ें। और क्या करना चाहिए? संक्रमित व्यक्ति को डायज़ेपाम एवं क्लोरप्रोमेजीन की गोलियां देकर सीडेट कर देना चाहिए। ये दो टैबलेट ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को हल्के हल्के निद्रा में और दिमागी रेस्टिंग के फेज में ले जाते हैं ताकि उसको पीड़ा का अनुभव कम हो, तो उसको सीडेट कर देना चाहिए। रोगी के न्यूट्रिशन और वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का हमेशा हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ड्रिप के द्वारा या फिर वो नेजल ट्यूब के द्वारा इसकी फीडिंग हमें करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रोगी के परिवार के लोगों को हमें हमेशा इमोशनल सपोर्ट देते रहने की सलाह देनी चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हो ट्रीटमेंट के लिए, निराश ना हो। तो इन सारे लक्षणों के साथ, डायग्नोसिस के साथ हम इस एपिसोड का यही एंड करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिस पर हम रेबीज पीड़ित व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर हम आपको नई चीज़ें देने के लिए आ जाएंगे।